इस शहर में अपना कदम रखा। उनके कदमों की आहट ने न सिर्फ इस शहर को बदला बल्कि देश और दुनिया को भी बदला। अहमदाबाद, इसी शहर ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बनाया और महात्मा ने अहमदाबाद को अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर रख दिया। मेरे परदादा महात्मा गांधी के लिए अहमदाबाद ना सिर्फ उनका घर था, आज़ादी की जंग का रंगमंच भी था। गहरी सोच के साथ राष्ट्रपिता ने अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित यहाँ 4 महान संस्थाएं बसाई। एक सत्याग्रह आश्रम, 2 गुजरात विद्यापीठ, 3 मजूर महाजन और 4 नवजीवन। 1 फरवरी 1915 की शाम ऐतिहासिक थी। जब गांधी जी अहमदाबाद आए, शहर में उनका भव्य स्वागत हुआ। उस रात वे सेठ मंगलदास गिरधर दास के मेहमान थे। दूसरे दिन दोपहर का भोजन गांधी जी ने सुरेंद्र राय मेड़ के साथ किया। उसी शाम को शहर के जाने माने मिल मालिक और अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष सर चीनू भाई बेरोनेट की अध्यक्षता में गांधी जी का सार्वजनिक सम्मान कार्यक्रम हुआ। 2 अक्टूबर 1869 पश्चिम भारत में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी 24 साल तक भारत और इंग्लैंड में रहे और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल रहने के बाद 1915 में जब हिंदुस्तान वापस लौटे तब 45 साल के थे। 1915 से 1930 तक गांधी जी ने अहमदाबाद को अपना घर बनाया। ये डॉक्यूमेंट्री उसी दौर की कहानी है। गांधी के मन में भविष्य का नक्शा एकदम साफ था। अहमदाबाद को अपना मुख्यालय बनाकर वो आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाने वाले थे, पर उनकी लड़ाई का रास्ता अनोखा था, जिसकी शुरुआत आश्रम जीवन से होने वाली थी। आश्रम स्थापना के लिए गांधी के पास कई शहरों से दरख्वास्तें आई थी, मगर गांधी के मन में अहमदाबाद बस गया था। अहमदाबाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखों का काम यहीं अधिक अच्छी तरह हो सकेगा। साथ ही ये आशा थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। वैसे डॉक्टर हरि प्रसाद देसाई ने पहले ही गांधी जी को आग्रह किया था कि भविष्य की राजनीतिक प्रवृत्तियों का केंद्र अहमदाबाद को बनाया जाए। इसके अलावा सेठ मंगलदास गिरधर दास ने आश्रम का 1 वर्ष का खर्च देने की तैयारी भी दिखाई थी। बापू के लिए आश्रम ईंट मिट्टी से बना कोई मकान नहीं था। यह उनके महान आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए प्रयोगशाला थी। साबरमती आश्रम में ऐसे कई प्रयोग हुए जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 100 साल बाद भी देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग हर रोज यहाँ आते हैं, बा और बापू की इस पुण्य भूमि की मिट्टी का एहसास पाने के लिए। दुनिया भर में मशहूर साबरमती आश्रम तो बाद में बना। भारत में गांधी के पहले आश्रम बनने का सौभाग्य मिला अहमदाबाद के कोचरब इलाके में बने बैरिस्टर जीवनलाल ब्रिजलाल के इस बंगले को, जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह आश्रम। मित्रों के साथ अच्छी तरह चर्चा की और आखिर संस्था का नाम सत्याग्रह आश्रम रखा। मेरा जीवन सत्य की खोज को अर्पण किया है। सत्य के लिए जीने और जरूरत पड़ने पर मरने का मेरा आग्रह है। गांधी जी मानते थे कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्याग्रह जरूरी है। इसलिए गांधी जी ने आश्रम को सत्याग्रह की प्रयोगशाला बनाया। 1915 की 20वीं मई को सवेरे गांधी जी ने कोचरब के इस घर में पूजा की और 2 दिन बाद नए घर में रहने आ गए। 25 मई 1915 के दिन करीब 25 स्त्री पुरुषों के साथ आश्रम की शुरुआत हुई। आश्रम के सादगी भरे सामुदायिक जीवन के लिए
गांधी ने 11 व्रतों की नियमावली अपने हस्ताक्षरों में तैयार की थी। पर गांधी का रास्ता आसान नहीं था। संकटों की शुरुआत 1915 की 26वीं सितंबर के दिन से हुई। एक हरिजन अध्यापक दूधा भाई दाफड़ा परिवार के साथ आश्रम में रहने आए। तब छुआछूत को लेकर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। आश्रम में रहने वाली गांधी जी की बड़ी बहन ररियात बहन ने तो आश्रम ही छोड़ दिया। कई हिंदू परिवारों ने मदद देना भी बंद कर दिया, पर गांधी पीछे नहीं हटे। और किसी देश में लोग पूछते अस्पृश्यता क्या चीज़ है, मालूम ही नहीं है। और हमारे अस्पृश्यता कहाँ नहीं है ये मालूम नहीं होता है। इतनी नस नस में घुसी हुई अस्पृश्यता है। एक समय तो ऐसा आया कि आश्रम आर्थिक तंगी में फंस गया। ऐसे में एक सेठ गांधी जी को 13,000 रुपए दे गए। गुप्त दान करने वाले सेठ थे अंबालाल साराभाई। मुझ पर ऐसा संकट पहली बार नहीं आया था। हर बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद भेजी है। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली और मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कोचरब में भी ये प्रकोप दिखाई दिया। बालकों को हम सुरक्षित नहीं रख सकते थे, इसलिए पूर्व चेतावनी तथा सावधानी के रूप में साबरमती की जमीन का कब्जा मिलते ही बैलगाड़ियों में सामान भरकर उस स्थान पर आ गए। साबरमती आश्रम वाली जमीन का टुकड़ा आचार्य मणिशंकर पीताम्बर दास से 2,553 रुपए में खरीदा गया, जिसका दस्तावेज 1917 की 31 मई के दिन किया गया और 17 जून 1917 साबरमती आश्रम की शुरुआत हुई। गांधी इस आश्रम के बारे में गौरव के साथ कहते थे, आश्रम की एक और शमशान है तो दूसरी ओर जेल है, इसलिए आश्रम वासियों को जेल या मौत का भय न रखने की तालीम मिलती है। उद्योग करना, अपने हाथों से काम करना और आश्रम स्वयं निर्भर हो। आश्रम का परिवार और आश्रम के लोग अपने अपने शरीर श्रम के आधार पर काम करें और अपना जीवन चलाएं, वो दोनों कोचरब में संभव नहीं थे। तो एक तो आश्रम की सामाजिकता और दूसरा आश्रम का अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए कोचरब से बाहर निकलना उनके लिए आवश्यक था। साबरमती आश्रम का हृदय है। गांधी जी का निवास हृदय कुंज, ये नाम गांधी के सहयोगी काका कालेलकर ने दिया था। गांधी जी यहाँ 1917 से 1930 तक रहे। गांधी जी देश विदेश के नेताओं से इसी स्थान पर मिलते थे और यहीं बैठकर देखे जाते थे आजाद भारत के सपने और तय होती थी स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति। ये है प्रार्थना भूमि, जो कठिन परीक्षा की घड़ी में गांधी जी के द्वारा किए गए मंथन और लिए गए फैसलों की गवाह है। आश्रम जीवन में सामूहिक प्रार्थना का अत्यधिक महत्व था। इसी प्रार्थना भूमि पर गांधी जी आश्रम वासियों के साथ प्रतिदिन सवेरे 4:15 बजे और शाम को 7 बजे नियमित प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना के बारे में वो इतना उनका अनुभव रहा कि वो कहते थे कि मेरे प्रार्थना का कोई प्रत्युत्तर ईश्वर से नहीं मिला है, ऐसा कभी बना नहीं। गांधी जी के मन में आश्रम का अर्थ दीवार पर बने चित्र की तरह साफ था। उन्होंने इस बारे में लिखा भी है, आश्रम का अर्थ यहाँ सामुदायिक धार्मिक जीवन है। इस तरह का आश्रम मेरे स्वभाव में ही था। गांधी जी के स्वभाव की एक और खूबी भी गौरतलब है। कभी कभी बापू के पोते पोतियां आश्रम में रहने आते थे, तब गांधी जी उनके रहने और खाने का खर्चा बाकायदा बा से भराते थे। सार्वजनिक जीवन के लिए ये थी गांधी जी की नैतिकता। आदर्शवाद के इस फलसफे पर आश्रम जीवन के लिए सुबह 4 से रात 9 बजे तक हर दिन 17 घंटे के काम का कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें प्रमुख प्रवृत्तियां 3 थीं। 1 सामूहिक सूत कताई यज्ञ, 2 सामूहिक सफाई यज्ञ और 3 सामूहिक प्रार्थना यज्ञ। इसी यज्ञ से देश में शुरू हुआ एक अनोखा सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आंदोलन, जो आखिर देश को आजादी की ओर ले जाने वाला था।
1915 से 1930 तक के 15 सालों का गांधी जी के जीवन और देश के इतिहास में खास महत्व है। बाद में गांधी का प्रतीक बने 3 बंदर, चरखा, चश्मा, घड़ी, लाठी, चप्पल, छोटी धोती, गांधी टोपी, उपवास, मौन व्रत। गांधी विचार इसी दौर में हमें मिले। आज़ादी की लड़ाई बापू के लिए महज राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति भी बापू के लिए आज़ादी नहीं थी। हकीकत में हर प्रकार से आज़ाद लोगों का मुल्क कैसे बने हिंदुस्तान, इसी के लिए संघर्ष था। बापू के लिए शिक्षा और राष्ट्रीयता ही राष्ट्र निर्माण के महत्व के स्तंभ थे। विद्यापीठ का जन्म इसी विचार में से हुआ था। ये गुजरात विद्यापीठ है। शायद ही कोई और विश्वविद्यालय में आपको छात्र इस तरह सफाई कर केवल मंत्र दिया है। एक वणिक पुत्र यदि कुछ कर सका हो तो विद्यापीठ की स्थापना करके मैंने ऋषि तुल्य कार्य किया है। 18 अक्टूबर 1920 के दिन गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और 15 नवंबर 1920 ढाया भाई इज्जत राम के इसी बंगले में गुजरात विद्यापीठ की शुरुआत हुई। 1922 से 1924 तक गुजरात विद्यापीठ नेहरू ब्रिज के पास आगा खान एस्टेट में रही। 1925 से गुजरात विद्यापीठ वर्तमान परिसर में है। 9 मार्च 1923 को डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय के हाथों से प्राण जीवन विद्यार्थी भवन की नींव डाली गई। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता द्वारा दिए गए 2.5 लाख रुपयों के दान में से 1,75,000 रुपयों के खर्च से संस्था का मकान बनाया गया, जिसके भवन निर्माण में चरखे की छाप वाली ईंटों का उपयोग हुआ है। 14 जनवरी 1925 के दिन कुलपति महात्मा गांधी जी ने इस इमारत का उद्घाटन किया और आजीवन विद्यापीठ के कुलपति रहे। विद्यापीठ का प्रमुख उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति के लिए चरित्रवान कार्यकर्ता तैयार करना। विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में श्रम के गौरव की शिक्षा बुनियादी तौर से स्वीकार की गई। सरकार से किसी भी तरह की मदद न लेकर असहकार के सिद्धांत का पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने की कोशिश करना, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देना, खादी एवं चरखे को अपनाना, मातृभाषा में ही शिक्षा देना, गांव को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। चरखा का मतलब सिर्फ कताई नहीं है, विकेंद्रित व्यवस्था की बात है। तो अगर विकेंद्रित व्यवस्था की बात हम सोचते हैं तो उसमें हमने बदलाव नहीं लिया है कि वो तो रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर कंप्यूटर आ गया तो हमने कंप्यूटर को भी उसमें साथ जोड़ दिया कि विकेंद्रित व्यवस्था में ये भी एक अच्छा माध्यम है कि पूरी विकेंद्रित व्यवस्था को ये बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से बदलाव आते रहे, लेकिन जो मूल बातें हैं उसमें मैं मानता हूँ कि विद्यापीठ ने कभी समझौता नहीं किया है। बदलते वक्त के साथ विद्यापीठ भी बदली है। अब यहाँ चरखे के साथ साथ कंप्यूटर भी चलता है। हाँ, गांधी जी के मूल सिद्धांतों के साथ कोई समझौता किए बिना आज 100 साल बाद भी गुजरात विद्यापीठ गांधी जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। महज 59 छात्रों के साथ शुरू हुई विद्यापीठ ने 100 सालों में कई गांधीवादी ग्राम सेवक, लेखक, पत्रकार, सरकारी अधिकारी और नेता भी देश को दिए हैं। मजूर और मालिक दोनों का रिश्ता हमेशा संघर्ष का मुद्दा रहा है। यह समस्या पहली बार जब बापू के पास आई तो उनके मन में तो शायद ही कोई दुविधा रही होगी। उनकी सोच में तो मजदूर और मालिक दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए थे। इसी सोच में से जन्म हुआ दुनिया के पहले अनोखे ट्रेड यूनियन मजदूर महाजन का। 1920 की 25 फरवरी को मजदूर महाजन संघ की स्थापना हुई
इसका नामकरण गांधी जी ने किया था। कि महाजन मतलब बड़े दिल का आदमी, तो मजदूर भी कोई ऐसा छोटे दिल वाला नहीं है। तो जब भी अहमदाबाद शहर में कुछ भी आपत्ति आती थी तो तब वो अपना भी कंट्रीब्यूशन देते थे। बापू की पत्रिका नवजीवन दरअसल में इंदुलाल याग्निक की थी और उसका नाम था नवजीवन और सत्य। बापू ने अपने विचारों के प्रसार के लिए वो उनसे मांग ली थी। 7 सितंबर 1919 नवजीवन के साथ गांधी जी का नाम जुड़ने से ही नवजीवन खरीदने वाले सालाना ग्राहकों की संख्या 600 से सीधी 2500 हो गई और एक आने के पहले अंक की 5000 कापियां हाथों हाथ बिक गईं। आखिर में सर्कुलेशन 40,000 तक पहुंचा था, जो कई दैनिक अखबारों से भी कई गुना ज्यादा था। इतना लोकप्रिय था गांधी जी का नवजीवन। भले ही गांधी जी ने अपने सिद्धांतों और आदर्शों से ही पत्रकारिता की, ना कभी इश्तिहार लिया, ना कोई समझौता किया। उनके लिए पत्रकारिता लोगों की सेवा के लिए थी। गांधी जी के मन में अपनी पत्रकारिता का उद्देश्य साफ था। गांधी जी ने इस बारे में नवजीवन में खुद लिखा था, मुझे तो नवजीवन को किसानों की झोंपड़ियां और बुनकरों के घरों में पहुंचाना है। सत्य कहने में वो कभी भी नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन सत्य कहने में वो विनय का कभी त्याग नहीं करेगा। अंग्रेजी में यंग इंडिया गांधी जी का पत्र था ही, अब उसमें गुजराती में नवजीवन भी जुड़ा, जो बाद में हिंदी में भी निकाला गया। ये सभी पत्रिकाएं गांधी जी के विचार और स्वतंत्रता संग्राम की प्रवृत्तियों का प्रमुख माध्यम बनी। गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग भी पहले नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक छपी और बाद में नवजीवन प्रकाशन ने ही किताब के रूप में दुनिया के सामने रखी, जिसकी आज तक 53 लाख से ज्यादा कापियां बिकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गांधी जी के 3 पुस्तक हैं, एक सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज एंड ऑटोबायोग्राफी। ये 3 पुस्तक ऐसी हैं जो एक बार आदमी पढ़ ले तो उसको गांधी, अगर जिसको नहीं पढ़ना है, ये 3 पुस्तक अगर पढ़ ले तो गांधी, समग्र गांधी के विचार जो है इसमें आप पा सकेंगे। इसे गांधी जी की विशेषता ही कह सकते हैं कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी गुजराती भाषा का भी ध्यान रखा और गुजराती भाषा का पहला वर्तनी कोश तैयार करवाया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा, इसके पश्चात किसी को स्वेच्छा से वर्तनी प्रयोग का अधिकार नहीं है। साहित्य के बारे में भी गांधी जी के विचार बड़े स्पष्ट थे। वे हमेशा कहते थे, मुझे ऐसा साहित्य चाहिए जिसे एक किसान या मजदूर भी आसानी से समझ सके। 1915 में बार बापू तो अकेले ही थे जब वो अहमदाबाद आए। देखते ही देखते पूरा देश उनके साथ हो गया। पर बापू की महानता को सबसे पहले परखने वाले कुछ लोग तो अहमदाबाद के ही थे। सरदार और महादेव भाई जैसे कई साथी भी उन्हें यहीं से मिले। 1915 से 1930 ये 15 सालों ने देश को बापू के साथ बाखूबी नेतृत्व दिया। गांधी जी का निजी जीवन हो अथवा आश्रम जीवन हो, कस्तूरबा का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। गांधी जी ने स्वीकार किया है कि कस्तूरबा के सहयोग के बिना उनका जीवन अधूरा था। आम दंपतियों की तरह उन दोनों के बीच में भी कभी कभी संघर्ष होता था, पर उसका परिणाम हमेशा सुखद होता था। कस्तूरबा का सबसे बड़ा गुण हिम्मत एवं बहादुरी थी। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ कस्तूरबा से ही सीखा था। इसी दौर में महादेव भाई देसाई बापू से मिले और दुनिया को त्याग, सेवा और समर्पण की एक अनोखी कहानी देखने को मिली। बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल राजनीति में आने से पहले गांधी जी का मजाक किया करते थे, पर चंपारण में गांधी जी की काम करने की हिम्मत देखकर वल्लभ भाई उनकी तरफ आकर्षित हुए। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह शुरू किया और बारडोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण ही वल्लभ भाई सरदार कहलाए। ये है कि इवन जवाहरलाल नेहरू भी बोलते थे कि हम गांधी जी के कई विचारों के विरुद्ध थे, मगर ऐसा गांधी जी में क्या था कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी, लाइक ए मैग्नेट वी ड्रू टुवर्ड्स हिम। और एक लीडरशिप क्वालिटी गांधी जी में, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, लोगों
खास करके गरीबों का उत्थान के लिए करते थे और गांधी जी सबके लिए करते थे काम। बापू दुनिया के पहले ऐसे सेनानी थे जिनकी सेना के हथियार अहिंसा और सत्याग्रह थे। अहमदाबाद से ही बापू ने आज़ादी की ऐसी कई अनोखी लड़ाइयाँ लड़ी थी जो दुनिया ने ना कभी पहले देखी थी ना सुनी थी। गांधी जी के सत्याग्रह 1917 चंपारण, 1918 मजदूर हड़ताल, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, 1919 रोलेट एक्ट, 1920 स्वदेशी, 1921 सर्वप्रथम चरखे वाला तिरंगा, 1921 असहयोग आंदोलन, 1922 चौरी चौरा, 1922 महान मुकदमा, 1924 कोहाट, 1924 वाईकॉम सत्याग्रह, 1925 कांग्रेस अध्यक्ष, 1928 बारडोली सत्याग्रह। सत्याग्रह सविनय कानून भंग, असहयोग, अहिंसा और उपवास के जरिए ही गांधी जी देश को स्वतंत्रता की ओर ले गए। मेरे पास के घर में, बगल के घर में या नीचे एक जो गरीब मुस्लिम बुनकर कुटुंब रहता था, उसकी आंख में उस दिन आंसू थे जब इन्होंने ये पढ़ा कि कोई एक बड़ा आदमी पकड़ा गया और अपने को बुनकर कहता है। तो इसको लगा कि मेरा जात भाई पकड़ा गया है। तो हिंदुस्तान के हर आदमी को अपना जात भाई लगे, ये गांधी की विशेषता थी। दांडी कूच गांधी जी की सभी लड़ाइयों में सबसे अव्वल थी दांडी यात्रा। नमक पर अन्यायी टैक्स के खिलाफ सत्याग्रह, ये गांधी जी की ही कल्पना थी, जिसका अंदाजा शुरू में सरदार और जवाहर जैसे नेताओं को भी नहीं था। गांधी जी ने ऐलान किया, इस कानून को सबसे पहले खुद ही तोड़ेंगे और इसके लिए दांडी यात्रा करेंगे। 3 सप्ताह की यात्रा में जाने के लिए आश्रम में से 14 प्रांतों के कुल 79 पुरुष सत्याग्रही सैनिकों का चयन किया गया। सप्ताह भर पहले से ही साबरमती नदी के पट में प्रार्थना सभाएं होने लगी। उसी प्रार्थना सभा में गांधी जी के उद्गार निकले थे, मेरा जन्म ब्रिटिश साम्राज्य के नाश के लिए हुआ है। हो सकता है साबरमती नदी के किनारे ये मेरा अंतिम भाषण हो, या संभव है ये मेरी जिंदगी का ही अंतिम भाषण हो। ये सुनकर लोगों का दिल द्रवित हो उठा। 12 मार्च प्रातः 6:10 पर गांधी जी हृदय कुंज से बाहर निकले और 6:30 बजे वैष्णव जन भजन के साथ सभी ने मंगल प्रयाण किया। 12 मार्च 1930 के दिन इसी रास्ते से गांधी जी आखिरी बार कूच कर गए अपनी अहिंसक सेना के साथ दांडी यात्रा के लिए। आज़ादी की लड़ाई, अहमदाबाद और गांधी जी तीनों के लिए दांडी यात्रा का महत्व अनूठा है। वो दांडी यात्रा ही थी जिसने अंग्रेज सल्तनत की जड़ें हिला दी, और वो दांडी यात्रा ही थी जिसके बाद गांधी जी ने अपना शहर अहमदाबाद छोड़ा। 61 साल के युवा महात्मा गांधी की चाल ऐसी जोशीली थी मानो आज ही आजादी ले लेनी हो। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कहा था, स्वराज लिए बिना आश्रम का दर्शन मैं करूंगा नहीं, कौए कुत्ते की मौत मरूंगा, स्वराज की चाह में ठोकरें खाता हुआ मरूंगा, पर वापस नहीं आऊंगा। बापू इरादे के बड़े पक्के थे। आज़ादी लिए बगैर वापस घर न आने की उनकी प्रतिज्ञा के मुताबिक 1930 के बाद वो कभी अहमदाबाद में अपने आश्रम में नहीं रुके। हाँ, कुछ न कुछ वजह से 16 बार यहाँ ज़रूर वापस आए थे। 1930 के बाद 1947 तक चली आज़ादी की जंग के बापू महानायक थे। आखिर हमने जंग जीत ली और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की खुशी थी तो बंटवारा और लहूलुहान दंगों का गम भी, पर सबसे बड़ा सदमा तो अभी आना बाकी था।
30 जनवरी 1948 आजादी के महज 5.5 महीनों में हमने अपने प्यारे बापू को खो दिया। बापू आखिरी बार मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।